अच्छा ये चलिए मैं ब्लैक मैजिक की बात हो रही है तो मैं आपको अपने अपने वालिद का किस्सा बताती हूँ। उनके ऊपर एक्चुअली ब्लैक मैजिक हुआ था, हुँ, लेकिन जिसको वो सारी ज़िंदगी डिनाई करते रहे। लाइक उनको 2007, 2008, 2009 में सिम्पटम्स शुरू हो गए थे। लाइक उनकी हाथ-पाँव जलते थे और उनके उनको और कोई बीमारी नहीं थी। लाइक ही वाज़ माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान और अपना अम, नमाज़ और हर चीज़ ही वाज़ लाइक परफेक्ट इन दैट वे। तो उनको ये होता था, बस वो कहते थे मेरे हाथ-पाँव जलते हैं, हाथ-पाँव जलते हैं। तो उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के पास लेके गए, बहुत उनका इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन कभी पता नहीं चला कि उनके साथ हुआ क्या है। लाइक एकदम से पहले तो उनके हाथ-पाँव जल रहे थे, फिर अचानक से उनको एक दफ़ा खून की उल्टी हुई। बहुत ही अजीब बैठे-बिठाए खून की उल्टी हो गई। लाइक वो मौत के मुँह से वापस आए और उनको वो तब भी किसी ने कहा कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, लेकिन वो हमेशा कहते थे मेरे ऊपर कौन करेगा इस तरह की हुँ, हुँ। चीज़ें। फिर क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं 2007-2008 में मैंने यूनिवर्सिटी जॉइन की थी, तो मैं फार्मेसी कर रही थी। मेरे साथ ये हो रहा था कि मुझे ना एक एंटिटी नज़र आती थी अपने घर में हर वक़्त। मतलब जब मैं पढ़ रही होती थी ना, एक दफ़ा मैं पढ़ रही थी, मुझे याद है ये प्री मेडिकल जो आपका एंट्री टेस्ट होता है उसकी तैयारी कर रही थी। और ये हुआ कि ड्राइंग रूम में पढ़ती थी गर्मियों में, और सर्दियों में ऊपर वाला हमारा जो हॉल था वहाँ पढ़ा करती थी। तो मेरी मदर के रूप में आई और वो मुझे कह रही हैं, मतलब मुझे मेरी तरफ देख रही हैं और बस स्माइल कर रही हैं। और मेरा अपनी अम्मी के साथ कोई इतना लवी-डवी रिलेशनशिप नहीं था, बिकॉज़ मैं अपने डैडीज़ गर्ल थी बेसिकली। हुँ, तो कभी नहीं हुआ कि अम्मी इस तरह मुझे रात के बीच में चेक करें, क्योंकि हमेशा मेरे वालिद आते थे अगर कुछ चाहिए या देखने या कुछ भी हो ना, और वाक़ई वो मुझे सिर्फ़ स्माइल कर रही हैं, कुछ भी नहीं कह रही। और मैं उनको कह रही हूँ, "क्या मसला है आपको? आपको पता है कल मेरा एग्ज़ाम है और ये वो।" और वो बस स्माइल कर रही हैं और वो मुझे इतना याद है कि वो मुझे स्माइल कर रही थी और मैंने उनकी तरफ नज़र उठा के देखी थी और उनकी आँखें बिल्कुल लाल थी। उसके बाद मुझे नहीं पता, उसके बाद मैं शायद बेहोश हो गई थी या सो गई थी या जो भी था, आई डोंट नो। अच्छा ये हुआ, फिर ये हुआ कि मेरे साथ ऊपर वाले पोर्शन में मैं सोती थी, तो इस तरह मुझे एक दफ़ा दोबारा मेरी अम्मी के रूप में नज़र आईं। और फिर भी ये हुआ कि 2008 में जो है मैं तो इंग्लैंड आ गई थी और फिर मेरे साथ वो सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे एक ख्वाब आती थी, मतलब मैं इंग्लैंड में 3 साल थी, 2008 से लेके 2011 तक। हर रोज़ मुझे एक ही ख्वाब आता था कि हमारे मतलब लाहौर में है मेरे पेरेंट्स का घर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा साँप है, जिसे कहते हैं ना अजदहा, हुँ, वो है। और वो बिल्कुल कमरे के बिल्कुल कोने से जो जो आपकी वो होती है ना, चौकाट्स होती हैं, क्या होती है, उसके साथ-साथ चल रहा है, मतलब किसी को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो घर में है। और बस ये मुझे 3 साल तक हर रोज़ यही ख्वाब आता था। अच्छा इसी 3 साल के दौरान जो है वो मेरे अब्बू को सिरोसिस डायग्नोज़ हो गया, फिर उनको यही खून की उल्टी हुई। अच्छा इस दौरान वो कहीं गए थे, मेरे जो चचा वग़ैरह हैं, इनका मेरे अब्बू का ताल्लुक एबटाबाद मानसेरा से है, तो वो वहाँ गए थे। तो उनको ना मेरी मदर किसी के पास लेके गई थी, मतलब उनके माशाल्लाह खुद ख़ानदान जो है मेरे अब्बू का, वो उसमें बहुत उलमाए दीन इस तरह का है, ठीक है? तो वो कोई जानने वाले थे, उनके पास वैसे ही लेके गए थे कि चलिए आप पता करते हैं वो। तो वो गए, उन्होंने देखते ही कहा कि इसके ऊपर तो ब्लैक मैजिक है, इसके ऊपर और आपकी बड़ी बेटी के ऊपर है, यानी कि आपके ऊपर। मेरे ऊपर है। तो उन्होंने कहा क्योंकि वो तो 7 समंदर पार चली गई है, जब आप 7 समंदर पार चले जाते हो, तो वो उसका असर ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। अच्छा मेरी अम्मी को उन्होंने एक वज़ीफ़ा बताया कि आपने 3 दिन तक ये पढ़ना है, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अपैरेंटली मेरी अम्मी कहती है कि जब उन्होंने वो 3 दिन वज़ीफ़ा पढ़ा था, वो बहुत तकलीफ़ में थी, मेरी बहनों ने और मेरी अम्मी ने पढ़ा था। तो ये हुआ था कि उसके बाद वो मेरे अब्बू की जो एकदम से कंडीशन होती थी ना, वो बस पड़े रहते थे, कि मेरे हाथ जल रहे हैं, मेरे पाँव जल रहे हैं, मेरा स्टमक जल रहा है, मेरे अंदर आग लगी हुई है, इस तरह कहते रहते थे। तो उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर, और फिर ये था कि कुछ पता नहीं चल रहा था। अच्छा उसके बाद ये हुआ, उस वज़ीफ़े के बाद एकदम से उनकी तबीयत बेहतर हो गई। तो बस ठीक था, उसके बाद चल रहा था काम। फिर 2014 में ये हुआ कि अचानक से मार्च में मेरे अब्बू गए थे इंडिया। अपोलो हॉस्पिटल है दिल्ली का, वहाँ पे एक डॉक्टर है, उसके साथ उनका मतलब वो आता था कभी-कभी पाकिस्तान। वो आई थिंक 2 साल बाद आते हैं पाकिस्तान या साल बाद आते हैं। तो उनकी हमेशा उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक होती थी, तो वो आते थे, क्योंकि मेरे अब्बू का दिल था कि वो अपना लिवर ट्रांसप्लांट करवा लें, उनको सिरोसिस था। तो मार्च के एंड पे मुझे याद है कि वो डॉक्टर आए, उन्होंने उनको चेक किया, उन्होंने कहा आपका तो लिवर बहुत जूसी है, यू डोंट नीड अ ट्रांसप्लांट, ये वो। तो मेरे अब्बू कह रहे हैं ये कैसी बात है, आपने मुझे कहा था कि नेक्स्ट ईयर करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा आपका लिवर बिल्कुल जूसी है, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, आप तो उस कैटेगरी में ही फॉल नहीं करते। अच्छा मिनहाज भाई, अप्रैल गुजरा और जून में मुझे याद है रमज़ान था और बस वही उनकी वही कंडीशन थी, लेकिन 10 टाइम वर्स थी। मतलब वो बैठ नहीं सकते थे, वो इतना कहते कि मेरे पेट में ना आग लगी हुई है, बस आग का गोला है, हुँ, आग का गोला है। तो उनको लाहौर में एक लतीफ़ हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर आमिर होते हैं, मतलब वो मेरे अब्बू के प्राइवेट थे, मतलब हर महीने बाद, डेढ़ महीने बाद उनका वहाँ चक्कर लग रहा था। ये नहीं था कि निग्लेक्ट हुए हुए थे और एकदम से बीमारी आ गई है वो, ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर्स मतलब उनकी कंसल्टेशंस होती थी, जो उनको मेडिकेशन चाहिए वो ले रहे हैं, ये वो।
अब डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स को लगा शायद इनकी कोई इंटेस्टाइन का कहीं इनको कैंसर तो नहीं है या कोलन कैंसर तो नहीं है। उन्होंने ना सारे टेस्ट कर डाले, मतलब आपकी एमआरआई से लेके हर चीज़ हो गई, लेकिन कुछ भी डायग्नोस नहीं हुआ। अच्छा, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमारा ये होता है कि हम जून, जुलाई, अगस्त जो है ना, हमेशा से 3 महीने हम लोग वहाँ मानसरोवर में जाके गुज़ारते थे एज़ अ हॉलिडेज़। तो हुआ ये कि मेरे बहन-भाई सब चले गए, मेरे फादर भी यहीं पे थे, उनको यही था कि मैं अपना इलाज करवा लूँ, फिर वहाँ से इस्लामाबाद। वो पहले वो भी नहीं था ना, सी पैक भी नहीं था, तो ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल होता था काराकोरम के ऊपर, कि आपको अगर 1 घंटे का सफ़र है, तो वो 3 घंटे बन जाता था ट्रैफ़िक की वज़ह से। तो वो जा नहीं रहे थे। फिर उनके सब भाइयों ने मतलब उनको बहुत कहा कि ये क्या है, आप आएँ, ये वो। तो उस वक़्त मेरे भाई के पास होती थी वो बड़ी, पाकिस्तान में वो क्या है, फॉर्च्यूनर कहते हैं, क्या कहते हैं, जो बड़ी गाड़ी होती है। जी। उसमें उसमें उन्होंने उनको पीछे तकिया दिया और डाला, और आगे वो और मेरी अम्मी बैठे और चल दिए एबटाबाद की तरफ। अब वो सी पैक नहीं था, तो वो एबटाबाद के पुराने मोड़ आते हैं ना, बड़े खतरनाक से ऐसे मोड़ आते थे, तो अच्छे खासे इंसान का दिल बाहर आ रहा होता था। वो वहाँ तक पहुँचे तो उन्होंने मेरे भाई से कहा, गाड़ी रोको, मुझे ना वॉमिट आ रही है। तो मेरे भाई कहते हैं कि मैंने गाड़ी रोकी और वो उतरे और उन्होंने एक ही बस वॉमिट किया। वो कहते हैं वो जब ऊपर पलटे हैं ना, तो हम उनको पहचान नहीं सकते थे, वो इतने येलो थे, मतलब आप सोचें किसी को हल्दी का पूरा डब्बा मिक्स करके ना किसी के सर पे उंडेल थे, उनकी ये हालत थी। और सफ़र से पहले ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी? कोई सिचुएशन नहीं थे, उससे पहले मतलब लिटरली 1 हफ्ता पहले उनके सारे टेस्ट हो चुके थे, उनका कोलन कैंसर सब, मतलब डॉक्टर्स ने उनकी एमआरआईज़ कर डाली, जो हो सकता था ना कर लिया, टॉप टू बॉटम, क्योंकि यू नो। लिवर का अगर मसला है तो वो जॉन्डिस की तरफ या हेपेटाइटिस ए इस तरह की तरफ जाता है। देवर ऑलरेडी उनकी एक हिस्ट्री थी, वो अपने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, मतलब को कुछ नहीं था उनका। तो वहाँ पहुँचे, अब वो घर पहुँचे तो सब उनकी हालत देख के मेरी अम्मा को देख रहे हैं, उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं, अभी 5 मिनट पहले से इनकी हालत ऐसी हुई है। अच्छा, यही हुआ, उनको लेके गए डॉक्टर के पास, तो नेक्स्ट डे ही पता चल गया कि उनको लिवर कैंसर है। फिर मैं भी यहाँ से चली गई। वो 3 महीने ज़िंदा थे, लेकिन उस 3 महीनों में उनकी हेल्थ जो है ना, वो ड्रास्टिकली गिर गई। मतलब डॉक्टर्स भी हैरान थे कि लिवर कैंसर वाले, मतलब होता है आपकी हेल्थ गिरती है, आपकी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतनी ड्रास्टिकली नहीं होती, क्या हो रहा है? उनको भी समझ नहीं आ रही थी। खैर एनीवे, मुझे आज भी याद है, लास्ट डे था उनका, तो हम उनको कभी घर ले आते थे, कभी वापस हॉस्पिटल चले जाते थे, तो वो उनको जहाँ हॉस्पिटल में थे तो पहले प्राइवेट रूम में होते थे। फिर जब उनको हम घर ले आए, मतलब उनके सारे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं ये वो, तो घर पहुँचे और उनको फिर वॉमिट। फिर उनको लेके गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये आईसीयू में रखने के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि ही इज़ नॉट वेरी सीरियस, और इनको हम प्राइवेट रूम में रख नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे 24/7 जो है वो डॉक्टर नहीं होता, तो इनको हम वार्ड में शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे सारे पेशेंट लाइन से होते हैं ये वो, ताकि क्योंकि वहाँ पे 24/7 जो है एक डॉक्टर होता है, ताकि हम इनको मॉनिटर करेंगे और ये वो। तो हमें पता था कि वो ही इज़ गोइंग राइट, तो डॉक्टर बता दिया था कि क्योंकि उनको ना उस लिवर कैंसर की वजह से उनको खून की उल्टियाँ होती थी, और मैंने आज भाई ऐसी खून की उल्टियाँ होती थी ना, कोई नहीं देख सकता था। मैं उस वक्त एक्सपेक्ट कर रही थी, आई वाज 3 मंथ्स प्रेग्नेंट, और मुझे अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी थी ना कि मैं 12-12 घंटे एक छोटे से स्टूल पे अपने बाप के साथ आईसीयू में बैठी रहती थी, और उनको खून की उल्टियाँ होती थी, मेरी अम्मी नहीं देख सकती थी, मेरा भाई, उनके भाई, मतलब पठान है हम, आप सोचें कैसे पठान मर्द होते हैं, अच्छे खासे तगड़े, ये वो, कोई उनकी तरफ नहीं देख सकता था। मैं टिश्यू लेती थी और मैं उनके मुँह से खून के लोथड़े निकालती थी, लाइक लिटरली बड़े-बड़े। बस अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी थी, और मैंने अपने बाप का बहुत किया, व्हिच इज़ लाइक, जिस पे मैं बहुत प्राउड हूँ। तो हम आखिरी दिन के ये था कि जब हम लास्ट टाइम हॉस्पिटल गए, तो हमारे बिल्कुल बेड के सामने एक फैमिली थी, वो अफ़गानिस्तान से आई हुई थी, वो कोई जगह है मीरपुर नहीं, क्या है, मीर अली, कहीं वो ये जो अफ़गान बॉर्डर है ना, मीर अली, वहाँ से आए हुए थे, और उनको बिल्कुल उर्दू नहीं आती थी, और मतलब हमारी फैमिली में लोग पश्तो भी बोलते हैं, तो वो जब भी कोई डॉक्टर से कनेक्शन होता था, कुछ भी होता था, तो वो उनके लिए ट्रांसलेट करते थे। अच्छा, एक बात मैं और बता दूँ, ये इस हॉस्पिटल के चक्कर से पहले ना मेरी बहन की शादी थी, बुनीश मतलब की थी अपने सामने के, मेरे सामने मेरी बेटी की शादी हो जाए ना, तो मुझे याद है कि वो लाहौर में एक हॉल है जहाँ पे हमारी सबकी शादियाँ वहीं पे होती हैं। तो मेरे अब्बू गए थे वहाँ पे बुकिंग करवाने के लिए, तो वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था, वो जो मौलवी होते हैं ना, जो आपके निकाह वगैरह पढ़ाते हैं। तो मैं भी थी उनके साथ, हम जब घर आ गए तो वो उस आदमी का बहुत अच्छा इनके साथ टर्म्स थे और नंबर्स भी थे। तो उन्होंने मेरे भाई को कॉल किया कि मैं आपके ना वालिद को देखने आना चाह रहा हूँ। तो हम सब हैरान थे, सुबह तो ये मिले हैं, ये क्यों आना चाह रहे हैं? तो अपने साथ उस आदमी को भी लेके आए ना, तो उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो और आपका ना पुतला कहीं दबाया हुआ है और ये वो। और मेरे वो बिकॉज़ वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे इन चीज़ों पे, तो वो उठ के गए, तो मेरे वो कहते हैं बकवास करते हैं, जिसके पास जो आता है बस बोलता रहता है, किसके पास इतना टाइम है, ये है, वो है। तो अच्छा, फिर अब आप वहीं आ जाते हैं कि वो उस वार्ड में वो फैमिली थी, और इस तरह मेरे अब्बू बिल्कुल आखिरी टाइम उनका चल रहा था, बस कहते हैं ना, बस लास्ट मोमेंट जब हम उनके लिए कुरान पाक पढ़ रहे हैं, और सब उनके भाई उनके सराहने बैठे हुए हैं, और उनका एक बेटा था जो उनके साथ आया हुआ था, वो हस्बैंड वाइफ थे, उनके उनके वालिद का कोई लिवर का प्रॉब्लम था, और वो एक बेटा था और एक माँ थी। तो वो लड़का अंदर आया है, मिनहाज भाई वार्ड के अंदर आया ना, तो उसकी माँ ने उसको पश्तो में कहा है कि वो जा रहा है ना, मतलब ही इज़ डाइंग। तो वो आपके वालिद को देख के?
हाँ, मेरे अब्बा का कहा कि ही इज़ डाइंग। तो वो लड़का फिर देखता रहा और वो लड़का फिर ज़मीन पे गिर गया। बहुत ज़ोर से धड़ाम की आवाज़ आई, बहुत मोटा-सा, बड़ा लंबा-सा लड़का था। ज़मीन पे गिर गया, उसके हाथ-पाँव मुड़ गए, उसके मुँह से झाग निकल रही है और वहाँ पे एक वो मच गया, क्योंकि एक तरफ एक बंदा मर रहा है और दूसरी तरफ एक बंदा है जो उसकी ऐसी हालत है। कोलैप्स कर गया। हाँ, हाँ, वहाँ पे बहुत हॉस्पिटल का स्टाफ इकट्ठा हो गया, उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि वो इतना भारी था कि उसको 10 लोग उठा नहीं सकते थे। तो मुझे आज भी याद है, उसको उसकी टाँगों से पकड़ा है 5-6 लोगों ने और उसको घसीटते हुए वार्ड से बाहर ले गए, मुझे बाहर कॉरिडोर होता है ना, वहाँ ले गए। तो वो वही पश्तो में कुछ बड़बड़ा रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या कह रहा है। तो वो मेरे बड़े मामू होते हैं, अब तो वो भी मर चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उनको ना वो नर्स बुला के लेके गई कि आपको पश्तो आती है? तो मेरे मामू ने कहा हाँ आती है। अब हमारी फैमिली सारी इधर रो रही है और मेरी खाला और मेरे मामू जो है वो नर्स के साथ चले गए। बेसिकली उस बंदे के ऊपर हुई भी थी हाज़िरी। तो उसने सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि लाहौर के फलानी कब्रिस्तान में आप गेट से एंटर होंगे, राइट हैंड साइड पे एक दरख्त है, उसके नीचे एक पुतला दबा हुआ है। और जैसे-जैसे लाहौर में, क्योंकि उस टाइम पे बरसात थी, जून, जुलाई, अगस्त जो होता है, तो जैसे-जैसे वो पुतला गल रहा है ना, इस तरह ये इंसान अंदर से ख़त्म हो रहा है। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। अच्छा, हमें तब भी कुछ समझ नहीं आई कि ये कैसी बात है, किसने किया होगा, क्योंकि आप सोचते नहीं है कि ना आपकी फैमिली में भी कोई कुछ ऐसा कर सकता है। अच्छा मिनहाज भाई, फिर ये हुआ कि अब इतनी, एक तो मेरे वालिद की डेथ हो गई, उसके बाद आपका वैसे ही दिमाग आउट ऑफ, पता नहीं कहाँ होते हैं, ठीक है। तो मुझे याद है मैं वहीं पे बैठी हुई थी अपने, मतलब अपने अब्बू की मैयत के साथ, तो मैं ये सोच रही थी अल्लाह मियां, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, इसमें कितना सच है कितना झूठ है, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर तो इसमें सच है तो जो तुम्हारी ज़ात है ना, वही दिखा सकती है हमें वो बंदा कि जिसने ये किया है, और तुम मुझे दिखाओगे, क्योंकि मैं एक वो जिसे कहते हैं ना, आप इमोशन में आई हुई थी, और मैं बस अल्लाह के साथ जो मेरी वो तकरार था, वो मतलब मैं बहुत एंग्री थी और मैं चैलेंज कर रही थी कि नहीं, मुझे पता करना है और मुझे देखना है कि वो कौन है, ये वो। हम्म। मैं भाई, वो हमारी फैमिली की लड़की थी, कोई मतलब जानने वाली है, मतलब बहुत ही करीब रिश्ता, मतलब बहुत ही करीब रिश्ता है, आप सोच भी नहीं सकते। बस कहते हैं ना, उस इंसान के, मेरे अब्बू की मैयत उठाने की देर थी और उस इंसान के बुरे दिन शुरू हो गए मनोज भाई। सारी दुनिया को पता चल गया कि इसने किया था। और ये कैसे हुआ पता? वो ऐसे पता चला कि वो जिस अपने किसी नेबर के साथ जाया करती थी ये काम करवाने, और वो बंदा कहीं उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उसको पता था कि ये काम इनके लिए काम करवाने जाती है। बेसिकली वो करता था ये करीम, करीम गाड़ी नहीं, हम्म। तो वो उसके हम्म। साथ उस गाड़ी में जाया करती थी, तो उस बंदे को पता था। तो वो भी इसको ब्लैकमेल कर रहा था, इसने उसको अपना सारा ज़ेवर भी दे दिया, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, लेकिन आपको पता है लालच की तो फिर कोई हद नहीं होती ना। और उसको पता था कि पैसे वाली है, तो अपने घर से लाओ, जो मर्ज़ी करो, बट मैं अब तो बता दूँगा। खैर और वो करते-करते, कर क्यों रही थी ये सब? अरे मिनहाज भाई, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इनका, मेरे अब्बू जो थे ना, कि वो, इनका मतलब कंबाइंड बिजनेस है, एंड ही गॉट द होल्ड ऑफ मनी, यू अंडरस्टैंड, कि मतलब उनकी इजाज़त से ही पैसा यहाँ वहाँ लगता था, बिकॉज ही वॉज ये कहते हैं ना, वन मैन आर्मी थी। उन्होंने माशाल्लाह एक बंदे ने एक बिजनेस शुरू किया था, उसमें उन्होंने अपने सारे भाइयों को खड़ा किया था, एंड ऑल एंड दैट। तो उनको ये था कि बस बिजनेस और मनी और ये वो लालच। और दूसरा उनको एक ये भी था कि वो हमारी, मतलब मेरे भाई के साथ वो अपनी बहन का रिश्ता करना चाहते थे, लेकिन मेरी किसी और कज़न के साथ मेरे भाई की शादी होगी, तो वो एक जेलसी फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें पाइल अप हो रही थी, छोटी-छोटी। तो उस बंदे ने जो है वो मेरे भाई को बता दिया कि ये तो मेरे साथ जाती थी और फलाने कब्र, अच्छा, अब हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कब्रिस्तान वाली स्टोरी। बस हमें ये पता था कि उस बंदे ने ये कहा है कि, और मेरी अम्मी को सब पता था। और जब ये बात खुली, और देन फिर मेरी अम्मी भी इमोशनल हो गई कि नहीं, वो जो उस बंदे पे जो हाज़िर हुई थी, उसने एग्ज़ैक्टली यही बात की थी जो ये बंदा बात कर रहा है। मिनहाज भाई, मैंने कहा कब्रिस्तान पे और हाँ, पूरा एग्ज़ैक्टली, सिलसिला जुड़ा। वही बंदे ने, उसने कहा मैं आपको लेके चलता हूँ, और मेरा भाई इतना इमोशनल है, उसने कहा मैं तो इसको गोली मार दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। फिर हमारे घर के बड़े बैठे और फिर उसने उसको समझाया, देखो इस वक़्त तुम ही हो, बिकॉज़ मैं उस वक़्त 24 थी जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी, तो ही वाज़ 22, मतलब वेरी यंग, और उसको समझाया गया कि देखो तुम हो और तुम्हें इस फैमिली को सँभालना है, अगर तुम कुछ करोगे तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम पे नहीं कर सकते। तो अब फिर मतलब मेरे जो छोटे चचा हैं, उन्होंने समझाया कि यू हैव टू बी, वो कहते हैं ना, मीठी छुरी बन जाओ बस। तुम्हें बहुत कुछ पता है लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। हमारे भाई चले गए हैं, हम नहीं चाहते हैं कि इससे ज़्यादा और बर्बादी हो। तो हज भाई, उसके साथ ये भी हुआ कि उसका उसकी मतलब पहले तो वो कंसीव नहीं कर पाती है, उसका एक प्रॉब्लम है, बहुत साल लग जाते हैं उसको कंसीव करने में। फिर उसका उसका ये था कि जैसे 2 दिन बाद उसकी डिलीवरी थी और बच्चा उसका बिल्कुल नॉर्मल था, कोई मसला नहीं था, एवरीथिंग वाज़ फाइन। और डिलीवरी से 1 रात पहले पता नहीं उसको क्या सूझी, उसने कहा कि मुझे तो हॉस्पिटल जाना है, मुझे लग रहा है बेबी मूव नहीं हो रहा। वो लेके गए हैं तो डॉक्टर्स ने कहा कि इस बच्चे की तो डेथ हुई हुई है 3 महीने पहले की, 3 दिन पहले की, और 3 दिन पहले की उसकी डेथ हुई थी। मतलब उसका बेटा था, सालों उसने उस बच्चे के लिए वेट किया था। वो कहते हैं ना कि मैं कहती हूँ, मैंने अल्लाह से कहा था ना कि तुम दिखाओगे और तुम ही उसी का बदला लोगे। और
अल्लाह ताला ने मिनहाज भाई उसको सामने भी लेके आया। उस औलाद से ज़्यादा बड़ा गम तो किसी का नहीं होता ना, किसी चीज़ का भी नहीं होता। अल्लाह ने उसको इतना बड़ा गम भी दिया, सब कुछ दिया, मतलब वो हमारी फैमिली के अंदर ही है, लेकिन उस बंदी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अभी भी हमसे नज़र मिला सके, और नज़र नहीं मिलाती है। आप जाए ना, आप जैसे मुझसे इतना इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर नजर मिलाएगी तो तो आप सारी जाते हो ना, उसके अंदर एक गिल्ट है जो ऑब्वियसली आपको नज़र आता है, क्योंकि मुझे पता है कि शी डिड इट और उसको भी पता है कि उसने किया है। और एक टाइम पे मतलब जब हम ग्रोइंग अप वी यूज्ड टू बी अ बेस्ट फ्रेंड्स, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। पता नहीं, आई थिंक माँ बाप की बहुत बड़ी गलती होती है कि छोटी छोटी बातें बच्चों के सामने करते हैं, फैमिली की, और बच्चों के दिलों में ना नफरतें पैदा हो जाती हैं। हालांकि वो बातें कुछ भी नहीं होती, लेकिन वो बच्चे उस चीज़ का जो है होता है ना, छोटी सी राई का पहाड़ बनाते रहते हैं अपने दिल में, और फिर वो इस तरह के काम करते हैं। जैसे मैं अपने फैमिली की पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी गई थी, जिसने मतलब हायर एजुकेशन ली सब कुछ। इसमें ये तो नहीं है कि मेरी किस्मत अच्छी है, नहीं, मेरी मेहनत भी है, मेरे अंदर वो कीड़ा था कि मैंने कुछ करना है, जो मैंने किया है। इवन मेरी शादी हो गई, उसके बावजूद मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मैंने अपनी डिग्री की, मैं अपनी अभी भी फैमिली की पहली लड़की हूँ जो जॉब करती हूँ, मेरा खुद का एक छोटा-सा बिज़नेस है, मैं वो कर रही हूँ। लोगों के अंदर जेलसी हो जाती है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, राइट? तो इसलिए अगर कोई जैसे मदर्स हैं, जैसे मेरा तो एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि मैं अपने बच्चों के सामने कभी भी किसी की बुराई नहीं करती हूँ, चाहे वो मेरी मदर साइड हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड की साइड हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी इस तरह की हरकतें आपके बच्चों के दिमागों पे क्या असर डाल रही हैं, राइट? सही बात है, सही बात है। चलें फ़ायज़ा, आपके वालिद साहब के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला ऐसी परेशानी और ऐसी तकलीफ़ किसी दुश्मन को भी ना दे। बिल्कुल, मिनहाज भाई ही वाज़ द वन जिन्होंने इन सबको ज़मीन से उठा के ना कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया है। अब सब करोड़ों में खेल रहे हैं, और अब मतलब उनके भाई तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं उनके, मतलब एक सिर्फ़ एक, वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली होती है ना, उसके माँ-बाप को भी आई थिंक पता है कि उसने ये सब कुछ किया है, बट ऑब्वियसली वो खुल के उस चीज़ का वो नहीं करते हैं। लेकिन जब से मेरे अब्बा की डेथ हुई है, मतलब मेरे वो वाले जिनकी वो औलाद है, वो हमारे साथ बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं। वो वैसे भी अच्छे थे, लेकिन उस वो मतलब अपने आउट ऑफ द वे जाके मेरे भाइयों के साथ करते हैं। एंड अभी जैसे मेरे भाई की शादी हुई थी, तो वो ही वाज़ देयर एज़ अ फादर फिगर। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो आपके वालिदैन का, जैसे क्योंकि मैं तो बहुत अपनी बाप से अटैच थी, तो चाहे मैं कहती हूँ कोई कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन वो मेरे ना तो बाप की जगह ले सकता है, ना उस कमी को पूरा कर सकता है। सही बात है। चलें, थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरीके से बस अब देखें, इंसान की ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या हमने फेस करना है। जब तक हम हमारी सांसें हैं इस दुनिया में, हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेस करेंगे, क्या क्या चीज़ें देखेंगे। अ, बिल्कुल। बस मजबूत रहना चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए, ऐसे लोगों से, ऐसे अमालों से दूर बचाए अल्लाह ताला। रखे। और जैसे हमें पता भी था, लेकिन हमें तो कई सालों से पता था, लेकिन मेरे देखिए वालिद इस तरफ जाते नहीं थे कि इलाज करवाएं या किसी हालांकि उनकी फैमिली में माशाल्लाह बहुत बहुत बड़े उलमा भी थे, लेकिन वो कभी नहीं जाते थे, कभी उन्होंने कभी इलाज नहीं करवाया, क्योंकि उनका यकीन पुख्ता था कि मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया।